नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दृष्टिकोण पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी के द्वारा पॉलिटिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हालिया में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि बीपीएससी ने अपने क्वेश्चंस पूछने के नज़रियों में बदलाव किया। हर साल बीपीएससी के द्वारा लगभग राज्य व्यवस्था से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये भी जानते हैं कि क्वेश्चंस जो हमारे बीपीएससी में वो होते हैं नेगेटिव मार्किंग्स के होते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं कि वन लाइनर प्रश्न लगभग अब बीपीएससी जो है वो कम पूछ रहा है। हाल ही के एग्ज़ाम हुए जैसे कि आपने एईडीओ को भी देखा होगा। हालांकि एईडीओ एक अलग अपवाद मान सकते हैं क्योंकि वो केवल एक स्तरीय परीक्षा था, लेकिन हाल ही के क्वेश्चंस को आप एनालाइज कीजिएगा तो देखिएगा कि स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चंस की प्रधानता होती जा रही है और बीपीएससी आस्ते आस्ते देख रहे हैं तो काफ़ी लय में यूपीएससी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो सिर्फ हम लोगों को ऐसे में अनुच्छेद नहीं, यहाँ की जैसे लिखे हैं अनुच्छेद याद करने से काम नहीं होगा, हमें अर्थ भी समझना ज़रूरी है। अब संदर्भ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कानून से संबंधित व्यवहारिक पहलुओं की समझ भी काफ़ी ज़रूरी होती है। इसलिए हमें केवल फैक्ट ही अब नहीं पढ़ने हैं, अब हम उसके व्यवहारिकता पर भी बल देना होगा। हमें एक समझ विकसित करनी होगी। क्या इस नए पैटर्न के अनुसार हमें एक समझ विकसित करनी होगी ताकि किसी भी प्रकार से पूछे गए क्वेश्चंस को हल कर पाए। अगर हम बात करते हैं कि बीपीएससी में कब कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग, तो उसका एक खाका मैं आपके सामने रखूँगा स्क्रीन पे कि पॉलिटी में ये क्वेश्चंस लगभग कितने पूछे गए हैं। तो आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो 62वीं बीपीएससी से लगभग 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे राज्य व्यवस्था में और 63वीं बीपीएससी में लगभग देखें तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 12 क्वेश्चन जो थे वो मुख्यतः पॉलिटी से संबंधित थे जो कि अपना कोर विषय है और 3 राज्य के राज्य व्यवस्था से यानी राज्य बिहार राज्य से संबंधित थे। उसी तरह 64वीं में भी 8 मुख्य पॉलिटी से, एक राज्य से संबंधित पॉलिटी से, और 65वीं में 8 पॉलिटी से और 2 जो है वो अपने राज्य से संबंधित। 67वीं में देखते हैं तो हम लोग 6 मुख्य क्वेश्चंस पूछे गए थे और 67वीं में देखते हैं तो टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें 9 क्वेश्चन जो है मुख्य पॉलिटी से संबंधित व्यवस्थाओं से या 3 क्वेश्चन जो है वो राज्य से संबंधित। इसी तरह से 68वीं, 59वीं, 70वीं और 71वीं बीपीएससी में भी इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे गए और लगातार कभी कम बेस के दायरे में आते हुए क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप इसमें देखिए एक बार कि 18 क्वेश्चन पूछ लिए गए 69th बीपीएससी में 18 क्वेश्चंस और 71वीं में 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इस तरह से हम मोटा मोटी मान के चले तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस
एक एवरेज माने तो राज्य व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चंस पूछने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी देखें तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि अब क्वेश्चन न केवल फैक्ट के साथ साथ स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये था किस प्रकार कब कितना क्वेश्चंस पूछा गया। अगर हम एक एकीकृत टॉपिक्स के बारे में बात करें कि पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना होता है या किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना होता है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो एक बार देख सकते हैं आप। इसी में एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, भारत की राज्य व्यवस्था। अब इसमें इतने सारे टॉपिक्स, लगभग 17-18 टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाता है। इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए काफ़ी समय भी देना पड़ता है। और मुख्य जो टॉपिक्स आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली राज्य व्यवस्था के संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान जो है कैसे बना या कैसे संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, इस सभा में कैसे सदस्यों का निर्वाचन हुआ, फिर किस प्रकार संविधान एक अंततः एक रूप लिया विकसित होकर, कौन कौन सी समितियाँ थीं। इसके बाद संविधान सभा की समितियाँ के बाद इसमें हम पढ़ते हैं संविधान के सूत्र। हमारे संविधान जो हैं यह निश्चित ही केवल 2 वर्ष में बन गए, पर इतने आसान भी नहीं थे। इसके लिए न जाने कितने देशों को खंगाला गया। तो इस संविधान के सूत्र में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि कहाँ से, किन किन देशों से कौन कौन सा प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए। इसके बाद से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक और है, जिसे कहते हैं हम लोग संविधान के प्रमुख भाग या अनुच्छेद या अनुसूचियाँ। अर्थात एक विधि व्यवस्था तो बना दी गई हमारे संविधान में कि अपने राज्य को कैसे चलाना है, क्या नियम है, क्या उपनियम है। बट यहाँ राज्य करने से तात्पर्य एक स्टेट, यानी कि इसकी मुख्य परिभाषा एक एकीकृत राज्य यानी कि भारत या संघ है। तो मैंने बता रहा था कि संविधान के भाग एवं अनुच्छेद और अनुसूचियाँ यह है क्या। तो जो नियम बनाए उन्हीं नियमों को कई भागों में बांट दिया गया है और इन्हीं भाग के अंदर अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों में भी इसको बांटा गया है। कई अनुसूचियाँ हैं, इस अनुसूचियों के अंदर भाग और इस भाग के अंदर अनुच्छेद। अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाना चाहूँ, रीजनिंग पढ़ना चाहें, तो ये पूरा कहे तो ये अनुसूची है और ये जो है बीच वाला भाग है और इसके बीच वाला ये क्या है, अनुच्छेद है। यानी कह सके कि एक शेड्यूल बनाया गया है, शेड्यूल के अंदर भाग है और भाग के अंदर क्या है, अनुच्छेद है। इस एरिया को कह सकते हैं क्या, अनुसूची है। क्या है, अनुसूची है। और इस एरिया को क्या कह सकते हैं, ये एक भाग है और इसको क्या कह सकते हैं, ये अनुच्छेद है। तो इस तरह से ये हो गया। और फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक टॉपिक है उद्देशिका, अर्थात हमारा जो संविधान है उस संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि उद्देशिका के अंदर हमारे संविधान की जो मूल भावना है, अच्छा और हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है,
मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिलेगा। शासन की प्रणाली में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा जो शासन है अर्थात राज्य में जो राज्य की सरकारें हैं या संघ में जो संघ की सरकारें हैं, उन सारी सरकारों को चलाने की क्या प्रणाली है, किस प्रकार से उनके दायित्व हैं, किस प्रकार से उनके शासन करना है, इन सारी विषयों के बारे में शासन प्रणाली में पढ़ेंगे। राज्य एवं संघ राज क्षेत्र में पढ़ेंगे कि राज्य और संघ राज क्षेत्र क्या है, जो कि भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में ही इसके बारे में वर्णन है, तो यहीं से पढ़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य है भारतीय संविधान में, जो भाग 1 से 5 तक देखिएगा, जिसमें मुख्यतः हम लोग मूल अधिकार पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं, मूल्य कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। एक तरह से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये लगभग 1 से लेके 51 तक के अनुच्छेद को कवर करता है और एक अच्छे विद्यार्थियों की सबसे अच्छा गुण यही है कि इन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो अनुच्छेद हैं लगभग कुछ याद ना हो, लेकिन 1 से 51 तक अनुच्छेद आप टिक्स पर याद होना चाहिए, अपने टिक्स पर, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें आप ही देखिए ना, नागरिकता के बारे में बताइए, इससे कौन अछूता रहता है, नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में, यानी कि राज्य के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान में कि राज्य जो हैं वो किस तरह से शासन करेंगे, किस तरह की योजनाओं का निर्माण करेंगे। मूल कर्तव्य ये भी, और नागरिकों को भी नहीं छोड़ा गया, कहा गया कि ये राज्य के लिए तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे दिए हैं, लेकिन नागरिकों के लिए भी कुछ मूल्य कर्तव्य होंगे। इस देश के नागरिकों का अपना कर्तव्य होगा, उसका भी भारतीय संविधान का 51A या का पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में जिक्र है। नागरिकता, कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन भारत के नागरिक नहीं है, इस संबंधित भी प्रावधान है जो कि नागरिकता अधिनियम है, उसमें पढ़ते हैं मुख्यतः। फिर हम लोग पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में मुख्यतः हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के उद्देश्य, राष्ट्रपति की नियुक्त होने के लिए जो हमारे पास जो शर्त है, सेवा शर्तें पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, उसी प्रकार मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी जिसे अटर्नी जनरल कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैब। और ये एक टॉपिक है जिसे कहते हैं वरीयता अनुक्रम, रैंकिंग। एक क्वेश्चन कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाएगा रैंकिंग से संबंधित। जैसे भारत के राष्ट्रपति पूछा, ऑप्शन में भारत का प्रधानमंत्री बता दिया, पीएम दे दिया, सीएम दे दिया, गवर्नर दे दिया, प्रेसिडेंट दे दिया, और कहा कि इन्हें वरीयता के क्रम में सजाइए। तो इससे संबंधित भी अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जिसे कहेंगे वरीयता अनुक्रम, तो उसमें हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय समिति, संसदीय अधिनियम। तो लोकसभा यानी कि हमारा केंद्र से संबंधित, सेंट्रल से संबंधित लोकसभा, और राज्यसभा लोकसभा से संबंधित जो समितियाँ जिसे कहते हैं संसदीय समिति, और संसदीय जो अधिनियम है उसे भी पढ़ेंगे। लोकसभा में पढ़ेंगे लोकसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन क्या होंगे, लोकसभा में सदस्यों का जो अधिकार होगा, राइट्स क्या होगा, वो क्या होगा, लोकसभा के जो स्पीकर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के जो सचिव होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में भी होगी। फिर संसद होगी, जो संसद में कौन कौन आता है तो आपको पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति आते हैं। संसदीय समितियां होती है, भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न समितियां बनाई जाती है, तो इन सभी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर संसदीय अधिनियम, जो संसदीय एक्ट है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।
बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाता है, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित जो प्रावधान है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या के संबंधित प्रावधान थे, जजों की संख्या के संबंधित प्रावधान, कुछ चलित न्यायालय भी है, कुछ घूमित न्यायालय, इस तरह की जो समस्या है उन सबको भी पढ़ेंगे। और जो अलग अलग राइट्स है, अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर, या किन मामले और विषय पर सुनने का, इन सभी विषयों का भी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हाल ही में चर्चित जो विषय रहते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, उसको भी देखेंगे। फिर बात होती है राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। चूँकि राज्य के संबंध में जब हम राज्य सेवाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो है राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद, इसके साथ साथ राज्य का उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो इन सभी विषय पर हमें मुख्य रूप से ध्यान देते हुए पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी इन सभी विषयों पर बहुत ही गंभीरता से क्वेश्चंस पूछता आ रहा है। फिर आगे हम देखेंगे केंद्र और राज्य संबंध, आपात उपबंध इमरजेंसी कुछ प्रोविजंस है उनको देखेंगे। और फिर वित्त आयोग है, योजना आयोग जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। फिर चुनाव आयोग जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है, चर्चा में रहा है काफ़ी, उससे संबंधित भी चीज़ों को देखेंगे। राजनीतिक दल, ये एक ऐसा क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक्स है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक राजनीति पार्टी कब नेशनल स्तर की पार्टी बन जाए, राज्य स्तर की पार्टी बन जाए, उसके लिए क्या प्रावधान है ये, और मुख्यतः उसके रजिस्टर से संबंधित क्या प्रावधान है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। और इन सभी को गवर्न करने के लिए क्या कोई एक्ट है या नहीं है, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एक ऐसे ही एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, इसमें नहीं है, दबाव समूह। क्या? दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप का भी काफ़ी योगदान है, जो सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव के काम करते हैं। जैसे कभी तरह तरह के जो यूनियंस हैं, जैसे हाल ही में एक दबाव समूह का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँ चाहूँ तो कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह से कौन सी समूह है, तो दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहा है। बाकी इस चीज़ को जब पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। दबाव समूह जैसे किसान संगठन हो गए, बड़े बड़े लेबर्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये दबाव समूह का काम करते हैं। अब कुछ संवैधानिक संशोधन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संवैधानिक संशोधन से एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और राज्य सेवा की भर्तियों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन न पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है आपके लिए। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जैसे टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो मोटा मोटी ये टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर। और राज्य से संबंधित टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब हम राज्य के लिए तैयारी करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक पैमाना अगर बनाया जाए, एक तरह से कहें कि पिछले सालों के क्वेश्चंस को बीपीएससी का एनालाइज किया जाए, तो मोटा मोटी जो टॉपिक्स निकल के आता है तो उसे हमने 3 खंडों में डिवाइड कर रखा है, जिससे हम लोग कह सकते हैं इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट या मॉडरेट, ऐसे करके। तो अगर आप उनको देखने का प्रयास करते हैं तो मैं आपके सामने एक पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप देखिएगा तो इन टॉपिक से लगभग जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर
जैसे पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय निकाय से लगभग 2 सवाल आराम से पूछ लिए जा रहे हैं। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव पॉलिसी जो है स्टेट की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो कर्तव्य हैं, संघीय राज्य कार्यपालिका जिसमें संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे एक सवाल, राज्य के कार्यपालिका से यानी राज्यपाल से, सीएम से, अगर विधान परिषद हो, विधानसभा हो, इन सभी टॉपिक से 1-2 सवाल। फिर आगे अगर देखा जाए तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय जो आते हैं उनसे 1-2 सवाल। अब आपके मन में उठा संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय क्या है? तो संवैधानिक निकाय जिसे संविधान के में जिनके निर्माण और गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है वो संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय जिन्हें संसद के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है वो हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संविधान निर्माण और अनुसूचिया संबंधित 1 सवाल, न्यायपालिका से 1 सवाल, संशोधन और अधिनियम से 1 सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने जैसे बताया कि तैयारी का 3 स्तरीय फ्रेमवर्क रखा मैंने, 3। ठीक है, इसमें 3 स्टेप में आप देखिएगा तो टॉपिक 1 to 3 में सबसे बेसिक टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे मध्यम टॉपिक्स, मॉडरेट, और सबसे सुपर टॉपिक्स जो कि हाई प्रायोरिटी, जिससे पक्का क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को अगर देखिएगा तो मैं आपके लिए जूम अगर कर दूं तो सुपर टॉपिक्स में ये जो है, ये जैसे कि मैंने बताया राज्य का जो पढ़ रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था ना पढ़ें ये हो ही नहीं सकता। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने आपने बताया कि एक अच्छे स्टूडेंट का एक गुण होता है कि जो मुख्य टॉपिक है जिसे कुछ ना हो कम से कम 1 से 50 तक का अनुच्छेद, 50 से छोड़िए 51 तक का अनुच्छेद पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारे प्रावधान आते हैं जिससे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। जैसे नागरिकता से संबंधित हो गया, मौलिक अधिकार से संबंधित हो गया, डीपीएसपी से संबंधित हो गया, मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो गया। ये सुपर टॉपिक है, कोर टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं, अगर चाहते हैं आप 4 से 5 क्वेश्चंस कर ले जाएं, 5 क्वेश्चन यहाँ तक कर ले जाएं, तो ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं शुरू के, तो ये टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस कंफर्म हो जाते हैं, यहीं से आने हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं बात करूँ मॉडरेट टॉपिक्स जिसे कहते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, जैसे राज्य की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य की विधानसभा, राज्यपाल को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति आते हैं, राज्य के जो विधानसभा आते हैं, राज्य के जो विधानसभा, विधान परिषद हो तो विधान परिषद भी शामिल होते हैं, राइट। ऐसे ही केंद्र की कार्यपालिका में संसद और फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित आ जाते हैं टॉपिक्स। और अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं मीडियम टॉपिक्स में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 3-4 टॉपिक्स अवश्य पढ़ लें। जैसे मैंने बताया राज्यपाल पढ़ लें, राष्ट्रपति ज़रूर पढ़ लें,
राष्ट्रपति की तुलना पढ़ ले राज्यपाल के साथ। राष्ट्रपति वर्सेस, ठीक है, ये राज्यपाल है और ये कौन है, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति वर्सेस प्रेसिडेंट, इसकी तुलना को पढ़ ले, इनकी शक्तियों की। संसद और विधेयक के संबंध में अगर पूरा ही नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो कम से कम धन विधेयक ही पढ़ ले। क्या पढ़ ले? संसद में ये धन विधेयक से संबंधित मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सब ज़रूर पढ़ ले क्योंकि इनसे आता ही आता है। दल बदल कानून पढ़ ले, ये आता ही आता है। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगर पूरा कवर नहीं कर रहे हैं तो इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब मैं बात करता हूँ संवैधानिक संस्थान की। संवैधानिक संस्थान में बहुत सारे संवैधानिक संस्थान तो नहीं हैं, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट संवैधानिक संस्थान में, ये 3-4 संवैधानिक संस्थान ज़रूर पढ़ लें क्योंकि एक ना एक क्वेश्चंस वहाँ से आ ही जाते हैं। जैसे ईसी पढ़ लें, भारत के निर्वाचन आयोग जो है। कैग पढ़ लें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग को पढ़ ले। 3 टॉपिक्स जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि अदर्स को नहीं पढ़ते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ लें। अगर आप 72th में जा रहे हैं प्री देने के लिए, अगर अब भी सोच रहे हैं कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसको ज़रूर पढ़ लें क्योंकि इससे तो आता ही आता है। आगे बात करते हैं जो बेसिक्स और तथ्यात्मक टॉपिक्स मैंने आपको बताया। तीसरे नंबर पर जिसको मैंने रखा है ये टॉपिक्स है, ये जिसमें हम लोग संविधान के सूत्र को पढ़ते हैं, उसकी अनुसूचियाँ को पढ़ते हैं, प्रमुख संवैधानिक संशोधन को पढ़ते हैं, जो कि बेसिक टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ना केवल एक बार पढ़ लेना ही आवश्यक होता है क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये मैंने कर्म बना के रख दिया है। संविधान के सूत्र, अनुसूचियाँ, संवैधानिक संशोधन और तथ्य और प्रश्न के लिए तैयार रहना पड़ता है आपको। तो लगभग इन सारे टॉपिक्स को अगर पढ़ लेते हैं आप, इसके पूर्व जो हम लोगों ने चर्चा की वो एक एकीकृत, एक तरह से कहें कि पूरा सिलेबस है राज्य व्यवस्था से, और उससे बाहर या कहें कि उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब समय कहाँ है। अभी तो पोस्टपोन्ड हुआ है हाल ही में, अब वो एग्ज़ाम लेंगे, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना टालेंगे, सितंबर में ले लेंगे, मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा टालेंगे तो सितंबर में ले लेंगे। फिर हम नया हैं, हम पढ़े कहाँ हैं, हम पॉलिटी का भी पढ़े ही नहीं है। ये भी तो क्वेश्चंस बहुत सारे छात्रों के मन में रहा, तो हम तो पढ़े ही नहीं है। अब कौन उतना पढ़ने जाएगा, तो मत पढ़ो, उतना आपको नहीं पढ़ना है। जो मुख्य टॉपिक जो अभी ये बताएं तो कम से कम ये तो पढ़ लो, एक बार देख लो, कहीं से देख लो, यूट्यूब में लाखों वीडियोस पड़े हो वहाँ से देख लो, या आपने कभी पढ़ रखा है तो वहाँ से देख लो। अरे कुछ भी नहीं है, अरे कुछ नहीं है तो लूसेंट तो है ना आपके पास, कुछ नहीं है तो लूसेंट है ना, लूसेंट है ना। ये भी नहीं है तो तैयारी मत कीजिए, तैयारी करना छोड़ दीजिए, लूसेंट है ना तो लूसेंट से पढ़ लीजिए, लूसेंट में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। ये भी नहीं है तो फिर तो मुश्किल है, तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए अगर कुछ भी नहीं है तो। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक तरह से व्यवस्था अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, बीपीएससी में क्वेश्चन की पूछने की जो प्रवृत्तियाँ है वो कैसे चेंज हुई है, और हमने ये देखा कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चंस कितना पूछा गया, और कौन से टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये तो पढ़ के जाइए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते और देखते हैं कि क्या पंचायती राज व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या पढ़ लेना चाहिए और क्या नहीं पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया
कि पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो अनुच्छेद आप देख रहे हैं, तो यहाँ के अनुच्छेद को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो समितियाँ थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी की समिति की सिफारिश, इनसे संबंधित एक दो सिफारिशें पूछ लेता है कि संबंधित प्रावधान किस समिति ने किया था या किस समिति ने सिफारिश की थी। और इससे संबंधित जो संशोधन है 73वां और 74वां, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आप पंचायती राज व्यवस्था अगर पढ़ने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनता है तो एक क्वेश्चंस यहाँ से ही बनेंगे और कहीं से नहीं। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इन संबंधित टॉपिक से ही बनेंगे। और बिहार में पढ़ रहे हैं तो बिहार का थोड़ा सा पंचायती राज अधिनियम को देख लेना, जो कि 2006 है। महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसके संबंधित प्रावधान, नागरिक और ग्रामीण पंचायतों का क्या ढांचा होता है, क्या नोडल एजेंसियां जो होती है, जिला पंचायत समिति या पंचायत की शक्तियों का जो प्रावधान है वो पढ़ना होता है। ठीक, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं जैसे मौलिक अधिकार। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ भी नहीं पढ़े तो यहाँ भी पढ़ लीजिए, जैसे मैंने पूरा बताया है। तो मौलिक अधिकार से किन किन चीज़ों के बारे में कह सकते हैं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकार को छोड़ ही नहीं सकते हैं। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 29, 19, 21, 32, ये कहें कि एक ऐसा अनुच्छेद है जो बार बार पूछा गया है। ये और भी अधिकार है मौलिक अधिकार में, लेकिन मैंने यहाँ केवल 1, 2, 3, 4 को ही रखा। क्यों है? क्योंकि ये इनसे बार बार पूछे गए हैं। क्या बार बार पूछे गए हैं? तो अगर कुछ नहीं पता तो ये 2, 3, 4 अनुच्छेद को ही पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार जिसमें बताया गया है। तो ये सभी चीज़ों को पढ़ लें। कुछ नहीं पढ़ना तो ये 3-4 टॉपिक्स को पढ़ लें। अच्छा, आगे अब आते हैं डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। बहुत इम्पोर्टेंट, ये जब मैंने बताया ना आपको कि एक अच्छे विद्यार्थी का गुण 1 से 51 है। कुछ नहीं आता तो ये तो टिप्स पर आपको याद होना ही चाहिए। अनुच्छेद बार बार पढ़ लीजिए, आना ही चाहिए आपको। तो डीपीएसपी में हम लोग पढ़ेंगे समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, इन सभी ने अलग अलग क्या प्रावधान दिए हैं। अब आपको ये ऐसा लग रहा है कि समाजवादी क्या है, ये गांधीवादी, उदारवादी। तो डीपीएसपी का जो प्रावधान है उसको मुख्यतः एक बियर एक्ट से बाहर की ओर देखा जाए तो 3 नज़रियों से बांट दिया गया है। एक समाजवाद के नज़रिए से, गांधीवाद के नज़रिए से और उदार या बौद्धिकता के नज़रिए से। तो ये प्रावधान है। अगर आपको डीपीएसपी में कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो मैंने पहले ही बोला, उसी चीज़ को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये ज़रूर पढ़ ले डीपीएसपी में। क्या समाजवादी नज़रिया कौन कौन सा है? आर्टिकल 36 से 38 कल्याण से संबंधित, जैसे 6 घंटा दैनिक कार्यकाल, समानता के लिए रक्षण। गांधीवादी नज़रिया कौन कौन सा है? गांधीवादी नज़रिया, गांधी के विचारधारा में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स है जो कि गांधीवादी नज़रिया में आते हैं। उदारवादी नज़रिया कौन कौन से हैं? तो उदारवादी बौद्धिकता से दृष्टिकोण से कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं या प्रावधान हैं जो उनकी दृष्टि से आते हैं। ठीक है। स्वर्ण सी समिति, मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो प्रावधान है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो लिखे यही क्वेश्चन में आता है बार बार मौलिक अधिकार में कि स्वर्ण सी समिति से संबंधित क्वेश्चन आएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य, अच्छा स्वर्ण सी समिति से संबंधित सिफारिश से आएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था वो आएगा स्पष्टीकरण के लिए। ये तो ये टॉपिक जो लिखा हुआ ये पढ़ लीजिए।
राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना में हम लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसको पढ़ना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग देखिए एक बार कि क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद जो कि 62 है, वो राष्ट्रपति का उससे संबंधित, ये सारी चीज़ जो है ये आप एक बार देखिए, ये पढ़ सकते हैं आप, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे इम्पोर्टेंस जो पीपीटी है, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको टेलीग्राम्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल ही जाएगा इसी में, वीडियोस के अंत में, या तो कहीं लिंक कमेंट बॉक्स वगैरह या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो क्या क्या होता है उसी में मिल जाएगा आपको। तो आपको चिंतित नहीं होना है, इस चीज़ों को एक बार आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप चिंतित हो जा रहे हैं, क्या मास्टर बक बक किया जा रहा है। मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, क्या है नहीं है। कुछ नहीं आता है तो क्या कर लें, क्या पढ़ लें, बाकी आप मास्टर के ऊपर छोड़िए, मास्टर आपको पढ़ा देगा, आप पढ़ लीजिएगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तकलीफ़ होगा तो ये टेलीग्राम चैलेंज आपके लिए खुला रहेगा, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, अपने क्वेश्चंस को आप वहाँ पर दीजिएगा और आंसर को पा लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बकवास नहीं करते हैं, चलिए। तो यहाँ देख रहे हैं क्षमादान की शक्ति, कर्तव्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग, समान शक्तियाँ, अधिक विस्तृत रूप से सभी मामलों में विधेयक पर अलग अलग शक्तियाँ, प्रधानमंत्री से परामर्श से संबंधित जो कर्तव्य है वो, निर्वाचन मंडल और महाभियोग से संबंधित 61 में मिलेगा। 10 दो राज्यपाल, महाभियोग की प्रक्रियाएं, ये सब लोकसभा में क्या है और राज्यसभा में क्या है, राष्ट्रपति को शपथ लेने के 3 महीने बाद पारित होने पर। तो ये सब क्या है जो कि आप बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझना ही नहीं है आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो मास्टर किस लिए है? मास्टर जो आपको ये तब से वीडियो पर ले आया है कि पढ़ो मेरा, देखो मेरा, वो है किस लिए? आपके लिए ही तो है, आपको समझाने के लिए है। तो टेंशन बोल के कोई चीज़ ही नहीं है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आपको अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन के रूप में ले सकते हैं इसका, या आपको पसंद है तो देखिए, नहीं पसंद है तो मत देखिए। बट यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे, एक बच्चा जिसे पॉलिटी का पी भी नहीं पता है, उसे लास्ट वाई तक जानकारी देंगे। टी का जो लास्ट अक्षर वाई होता है वहाँ तक ले जाएंगे, यानी बेसिक से एक्सपर्ट की ओर आपको लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। अब आगे बढ़ते हैं। संसद और विधेयक से संबंधित क्या क्या है, ये सारे इम्पोर्टेंस थिंग्स है जो कि मैंने आपको ऊपर बता चुका है, उसी का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे धन विधेयक है, उससे संबंधित प्रावधान है, लोकसभा की अध्यक्ष की शक्तियाँ है, उससे संबंधित प्रावधान है। और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो संसद और विधेयक में ये ज़रूर पढ़ें। दल बदल से संबंधित प्रावधान हो जाते हैं, और धन भी ठीक है, ये पढ़ लें। संवैधानिक संस्था, मैंने जैसे बताया कि कुछ नहीं आता तो ये 3 संवैधानिक संस्था ज़रूर पढ़ लें, चुनाव आयोग, वित्त आयोग और कैग। तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रावधान है चुनाव आयोग, कमिश्नर की नियुक्ति का, उनकी शक्तियाँ क्या है, कैसे चुनाव किया जाता है, इन सभी के बारे में।
कैग जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, जो कि संसद के सामने जो अपना रिपोर्ट रखते हैं लेखा जोखा का, क्या है कि अकाउंट्स का, तो उनसे संबंधित प्रावधान है इसमें। वित्त, केंद्र और राज्य के संबंध वित्त का जो बंटवारा होता है, इससे संबंधित आयोग वित्त आयोग। 3 आयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ, सारे संवैधानिक आयोग आप नहीं पढ़ पाते हैं तो 3 आयोग जरूर पढ़िए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, संवैधानिक सूत्र और अनुसूचियाँ। संवैधानिक सूत्र और अनुसूचियाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने आगे चर्चा कर ही चुका है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान का निर्माण करते समय आखिर हमारा संविधान तो इतना मोटा लंबी कानून के रूप में पुस्तक बना ही नहीं, बल्कि इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए, कई सारे सूत्र शामिल हैं। उन सारे सूत्र को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि हमारे संविधान में किन किन सेगमेंट्स को कहाँ कहाँ से लिया गया, कौन कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार DPSPs को पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे, अनुसूचिया को पढ़ेंगे, और 7वीं अनुसूची संशोधित कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो है पंचायती राज, इन सारे विषय को हम लोग देखेंगे। राइट, संविधान की संशोधन के बारे में देखते हैं। तो हाल ही में जो संशोधन किए गए हैं, प्रमुख प्रावधान, जैसे कि ये एक संशोधन आपके लिए दिख रहा है, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे भारत का मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा संशोधन किया गया है भारतीय संविधान में। उसी तरह 44वां संविधान संशोधन 1978 और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, हालिया संविधान संशोधन कौन कौन से हैं वो सारे चीज़ों को देखेंगे। जैसे EWS श्रेणी से संबंधित था, और हम लोगों ने देखा कि एक संविधान संशोधन किया गया एंग्लो इंडियन समाप्ति से संबंधित, और OBC की सूची से संबंधित भी एक संविधान संशोधन 2021 में 105वां किया गया था। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के संबंधित 106वां संविधान संशोधन किया गया था, महिलाओं को संसद और राज्यसभा में सुरक्षित सीट प्रदान करने हेतु। तो संविधान संशोधन भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हमें पढ़ना आवश्यक हो जाता है। राइट, तो हमारे ख्याल से अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली है, तो हम लोग यहीं पर इस कक्षा को विराम देने के लिए प्रयास करेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कर रहा हूं। और BPLC 72 प्रीलिम्स में जो लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनके साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि अब समय काफ़ी बचा नहीं है, एक बार पोस्टपोन्ड हो चुका है, और एक बार जैसे BPSC का रवैया रहा है, अब शायद फाइनल ही देगा, अब पोस्टपोन्ड नहीं करेगा। और ऐसा माना जाता है कि लगभग सितंबर तक ले लेगा एग्ज़ाम, सितंबर तक ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे अपना कार्यक्रम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग BPSC के